नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 5। तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 5 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका परिचय करेंगे, यानी इस प्रश्नावली के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है ताकि ये प्रश्नावली हमें अच्छे से समझ में आए। इस प्रश्नावली का पूरा परिचय करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नावली का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है और एक और शब्द आ रहा है यहाँ पे ज्यामिति। ठीक है, तो ज्यामिति को समझेंगे कि ज्यामिति होती क्या है। तो ज्यामिति को इंग्लिश में कहा जाता है जियोमेट्री। जियोमेट्री, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और मीट्रिन। जियो और मीट्रिन। जियो का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी और मीट्रिन का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के अंदर हम भूमि से संबंधित यानी इस भूमि पर क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या आकृतियां हैं उनको ही ज्यामिति कहा जाता है। उन चीजों को मापना सीखेंगे, यानी मापना समझेंगे कि इस पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चों ये प्राचीन समय से ही चली आ रही है ज्यामिति। यूक्लिड एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने समझा इसके सारे सिद्धांतों को एक ग्रंथ के अंदर लिखा था जिसका नाम है एलिमेंट। ठीक है, उस ग्रंथ के अंदर उन्होंने सारे ज्यामिति से संबंधित सिद्धांत लिखे थे। तो हम इसमें कुछ परिभाषाएं समझेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं ज्यामिति चित्रों से संबंधित होती है। जैसे पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें होती है, किसी भी आकार में हो सकती है, वो समांतर चतुर्भुज के जैसी हो सकती है, त्रिभुज के जैसी हो सकती है या फिर गोल हो सकती है। यानी इन सब चीजों के बारे में समझना, या रेखाएं हो सकती है, बिंदु हो सकते हैं, पृष्ठ हो सकता है, कोई समतल हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में समझना ही ज्यामिति कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जो हम समझेंगे। तो देखिए कुछ परिभाषाएं हैं जो हम समझेंगे। होने में तो ये बहुत छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन इनको आप गहराई से समझने की कोशिश करना। पहली परिभाषा है एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक बिंदु ऐसा बिंदु होता है जिसका कोई भाग नहीं होता, यानी उसके कोई टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे बिंदु बोलते हैं हम, कहीं भी एक टिपकी लगा दे बारीक सी, तो इसको हम बिंदु कहेंगे। इसका कोई अन्य कोई भाग नहीं होता, ना तो इसकी लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है। ठीक है, तो बिंदु का कोई अन्य भाग नहीं होता, ये अपने आप में एक अविभाज्य होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा परिभाषा है एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यानी जो रेखा होती है उसके अंदर चौड़ाई रहित यानी चौड़ाई नहीं होती। रहित का मतलब होता है चौड़ाई के बिना, केवल लंबाई होती है। तो रेखा जो होती है वो चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी इसके अंदर केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, तीसरी परिभाषा है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। अब जैसे यही रेखा है, इसके दोनों सिरे क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। इसके दोनों तरफ क्या होते हैं? बिंदु। वैसे तो पूरी रेखा बिंदुओं से बनी होती है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि एक रेखा जिसके सिरे पर क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। चौथी परिभाषा है एक सीधी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। यानी एक सीधी रेखा स्वयं के ऊपर बहुत सारे बिंदुओं के साथ सपाट यानी प्लेन बिल्कुल सीधी रूप से स्थित होती है। बहुत सारे बिंदु होते हैं, उसके अंदर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, यानी उन बिंदुओं को आपस में जोड़ती हुई चलती है। हाँ, पांचवा पॉइंट है एक पृष्ठ वो है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। अब पृष्ठ बोलते हैं अपन को किसी भी वस्तु का फलक या ऐसी कोई आकृति जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। तो पृष्ठ जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। कोई भी पृष्ठ होता है उसमें क्या होती है? एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, दोनों चीजें होती है, तो उसे हम पृष्ठ कहेंगे। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। अब इसके जो किनारे यानी कोर होती है, कोर बोली जाती है चारों तरफ की बाउंड्री को,
ये क्या होती है, रेखाएं होती है। इसके चारों तरफ की यानी कोरे क्या होती है, रेखाएं होती है। ये एक रेखा, दो रेखा, तीन, चार, यानी ये 4 रेखाओं से बनी आकृति है। अब 7वां पॉइंट है, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यानी एक जो समतल पृष्ठ होता है, समतल का मतलब होता है समान तल वाला, जैसे ये बोर्ड हो सकता है। पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यानी ये जो पृष्ठ है ये सीधी रेखाएं, बहुत सारी सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। वो रेखाएं आड़ी भी हो सकती है और खड़ी भी हो सकती है, लेकिन अपन को दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये 7 परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है और ये यूक्लिड ने दी थी। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड ने इसके जो ग्रंथ था उसको 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया, 3। एक तो उन्होंने दिया अभिग्रहित, एक भाग को उन्होंने कहा अभिग्रहित, दूसरा भाग था अभिधारणा, और तीसरा पॉइंट था प्रमेय। तो हम अब अभिग्रहित और अभिधारणाएं पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, प्रमेय हम अगले चैप्टर में यानी 6ठे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभिग्रहित क्या होता है और अभिधारणाएं क्या होती है। अभिग्रहित होता है जो ज्यामिति से संबंधित ना हो, यानी जिसको जो एक तरह से सत्य हो, और किससे संबंधित नहीं हो, ज्यामिति से। यानी गणित का कोई और दूसरा टॉपिक मान लीजिए जो ज्यामिति से संबंधित नहीं है लेकिन सत्य बातें हैं, उनको हम अभिग्रहित कहेंगे। जैसे 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होता है, ये एक तरह से अभिग्रहित है। जबकि अभिधारणाएं वो होती है जो अपने सिद्धांतों के आधार पर कुछ एक परिभाषाएं या कुछ सिद्धांत दे दे, उन्हें अभिधारणाएं कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जिनको अभिधारणाएं कहेंगे, और प्रमेय कहेंगे उनके द्वारा सोल्व किए गए कुछ समस्याएं जिनको उन्होंने सिद्धांतों के रूप में लिख दिया, उनको हम प्रमेय कहेंगे, जो अगली प्रश्नावलियों में पढ़ेंगे, और इनकी सहायता से हम सवालों को भी सोल्व करेंगे। तो अब देखिए अभिग्रहित और अभिधारणा। अभिग्रहित समझेंगे। अभिग्रहित मैंने अभी बताया था, यानी जो हर जगह सत्य हो। ठीक है, तो इसमें 7 अभिग्रहित पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में, तो 3 समझ लीजिए, 4 फिर समझाएंगे। तो देखिए, वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। यदि 2 वस्तुएं किसी एक वस्तु के बराबर हो, ठीक है, तो वो दोनों वस्तुएं भी आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल से समझिए इसको। यदि A बराबर है B के, ठीक है, A किसके बराबर है, B के, और A बराबर है C के, A बराबर है B के और A बराबर है C के, तो ये दोनों A के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी हम लिख सकते हैं कि B बराबर होगा C के। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि यदि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, तो ये दोनों इस वस्तु के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होती है, बराबर। ठीक इसी प्रकार दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, यानी बराबर वस्तुओं को बराबर वस्तुओं में जोड़ा जाए, तो पूर्ण भी क्या होते हैं, उनके बराबर। यानी जुड़ने के बाद जो संख्या आती है वो भी क्या होती है, आपस में बराबर। जैसे बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए, जैसे हम समझ रहे हैं कि A बराबर है A के और B बराबर है B के, तो यदि मैं इन दोनों में A के अंदर B जोड़ दूं, जैसे A में क्या जोड़ दूं, B, तो भी वो भी बराबर होगा A प्लस B के। ठीक है, तो ये पहले से बराबर थे और ये दोनों भी पहले से बराबर थे। अब इन दोनों के इन भागों को अगर हम जोड़ दें तो दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी इनके पूर्ण हो गए ये दोनों, तो ये पूर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब तीसरा पॉइंट समझिए, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल जो बचता है घटने के बाद वो भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे A बराबर है A के और B बराबर है B के,
तो यदि इसमें से हम इन b को घटा दें तो इनका जो शेषफल बचेगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी a माइनस बी और a माइनस बी भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब इसके बाकी चार अभिग्रहित समझिए बच्चों। अब ये बाकी अभिग्रहितों को समझिए। वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। तो बच्चों मैं आपको समझा दूं, समपाती क्या होता है। समपाती होती है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रख दी जाए तो बिल्कुल ढक जाए, एक दूसरे से बिल्कुल ढक जाए, यानी बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचे दोनों तरफ से, यानी पूरी तरह से ढक जाए, उनको हम बोलते हैं समपाती। तो वो एक दूसरे के बराबर होगी ही होगी। जैसे ये गोला है और ये गोला है, यदि इन दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रख दें और ये एक दूसरे को पूरी तरह ढक दे तो ये क्या, दोनों वस्तुएं क्या कहलाती है, समपाती, है ना। तो ये एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी, तभी एक दूसरे को ढक पाएगी। यानी दो वस्तुएं एक दूसरे के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में सेम हो और उनके ऊपर दूसरी वस्तु रख दें तो वो एक दूसरे को क्या कर लेगी, ढक लेगी, तो वो बराबर होगी ही होगी। अब पांचवा देखिए, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। देखिए यदि हम a लें और एक तरफ ले लें a का कुछ भाग, यानी a का दूसरा भाग, यानी a/2, तो जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, ठीक है। तो a बड़ा होगा किससे, a/2 से, यानी इसके भाग कर दिए मैंने 2, तो इनसे तो बड़ा ही होगा ये। अब इसको समझिए, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है और ये आपस में क्या है, बराबर। एक ही वस्तुओं के यानी एक जैसी वस्तुओं के दुगने आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि ये दोनों वस्तुएं सेम है तो इनके दो गुने भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको समझिए, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। इसका उल्टा है, वहां दोगुना था, यहाँ पे आधा है। यदि कोई वस्तु A है जो आपस में बराबर है, अब मैं इन दोनों का आधा कर दूंगा तभी ये इससे क्या होंगे, बराबर। जैसे इधर 50 किलो दाल है और इधर भी 50 किलो दाल है, ये आपस में बराबर है दोनों। अब इनका आधा कर दूंगा तो इधर भी 25 किलो रह जाएगा और इधर भी 25 किलो रह जाएगा, तो ये भी बराबर होगा या नहीं होगा। तो आधा भी क्या होता है, दो वस्तुओं का बराबर होता है, और दुगना भी आपस में क्या होता है, बराबर। और पूर्ण का अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे अभिधारणा। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड की अभिधारणाएं। दिखने में तो ये पॉइंट आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन हम सवालों में जैसे इनको लगाएंगे तो ये हमारे बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो पहली अभिधारणा है, एक बिंदु से एक बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम एक क्या खींच सकते हैं, एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। दो बिंदुओं को हम मिलाने पर हमें क्या मिलता है, एक रेखा मिलता है। ये इसकी परिभाषा होती है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि दो बिंदु है ना, उनको मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। चाहे वो बिंदु कहीं भी हो, तिरछे हो या कैसे भी हो, लेकिन लाइन कैसी जाएगी, सीधी जाएगी। दूसरा पॉइंट है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा बोलते हैं रेखाखंड को, जो दो बिंदुओं से मिलकर बना होता है, दो बिंदुओं से मिलाकर बनाया जाता है। अब एक रेखा को, ठीक है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी इधर भी हम इसको लंबा बढ़ा सकते हैं और इधर भी इसको हम लंबा बढ़ा सकते हैं। यानी एक रेखा को दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक केंद्र ले लूं और एक निश्चित दूरी जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, एक निश्चित दूरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और ये केंद्र हो गया O। तो केंद्र कहीं भी हमें एक केंद्र मानकर उससे क्या बना सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए, पांचवा,
सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सारे के सारे जो 90 डिग्री के कोण हैं, समकोण हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये चीजें सत्य हैं और ये चीजें होती ही है। अब इसमें फोर्थ है, पांचवी अभिधारणा है जो अब हम सब देखें। अब लास्ट एंड पांचवी अभिधारणा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर योग दो समकोण से कम है। तो देखिए, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं के ऊपर गिरकर, एक सीधी रेखा है, ये दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही और अंतःकोण बनाए, इस प्रकार बनाए, एक ही और अंतःकोण बोलते हैं अंदर वाले कोणों को, एक ही और अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर, यानी इन दोनों कोणों का योग मिलकर ए और बी का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, यानी इन दोनों का योग दो समकोण से, यानी 90 + 90 यानी 180 से कम हो, तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर ये योग दो समकोण से कम है। तो देखिए बच्चों, ये एक सीधी रेखा है, इस पर ये रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर जाए और दो अंतःकोण बनाए, और इन दोनों कोणों का योग यदि दो समकोण यानी 180 से कम है, तो ये दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती है जिधर इनका योग 180 से कम है। ठीक है, इधर ज्यादा होगा, यदि इधर कम है तो फिर इधर ज्यादा होगा, तो इधर तो मिलेगी नहीं ये, इधर तो और गैप बढ़ता जाएगा। लेकिन इधर जब इनको आगे बढ़ाएंगे जिधर 180 से कम है दोनों कोणों का योग, तब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करती है, काटती है। ठीक है, ये पांचवी अभिधारणा थी। तो बच्चों, अब हमने परिचय पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।